ये कहानी पार्वती नाम की एक लड़की की है। पार्वती अपने गरीब माता पिता की चारों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी। पार्वती एक बहुत ही सीधी साधी और सुशील लड़की थी। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन सिलाई कढ़ाई बुनाई में वो बहुत ही तेज थी। वो जब भी किसी की नई ड्रेस देखती थी तो वैसी ही हूबहू नई ड्रेस बनाने की कोशिश में लग जाती थी। एक दिन पार्वती की माँ पार्वती से कहती है, पार्वती बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तुझे पता है लड़का विदेश में रहता है और लड़के वालों को तेरे कम पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को लड़की घर परिवार संभालने वाली चाहिए। लेकिन माँ, इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? अभी तो मुझे अपना सपना पूरा करना है। मैं एक सिलाई की दुकान खोलना चाहती हूँ। पार्वती ऐसा कहती ही है कि तभी वहाँ पर उसकी एक छोटी बहन आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम शादी कर ही लो, क्योंकि ऐसा रिश्ता तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि आजकल अनपढ़ लड़कियों से कौन शादी करना चाहता है, और वैसे भी जब तुम्हारी शादी होगी तभी तो हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ बिना कुछ बोले चुपचाप शादी कर लो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ शादी के बाद झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ही बनी है। पार्वती को अपनी छोटी बहन की बातों का थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। उसने सबकी खुशी के लिए शादी के लिए मंजूरी दे दी। शादी से 2 दिन पहले पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग की है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर कुछ दिनों से आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं पिताजी? बेटी, हम गरीब माता पिता तुझे घर गृहस्थी की महंगी महंगी चीजें तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस तरह तू हमारे घर से खाली हाथ जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ पैसे जुटाकर तुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन गिफ्ट कर देता हूँ, जिससे तू खुश हो जाए। अपने गरीब पिता का प्यार देखकर पार्वती के आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में पार्वती की शादी हो जाती है और अपने मायके से विदा होकर वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर उसकी सास मनोरमा देवी बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है। पार्वती के घर से आया एक बक्सा देखकर उसकी नंद उसकी सास से कहती है, मम्मी, आप तो कह रही थी कि भाभी के घर से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाभी के घर वाले बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो फिर ये भाभी इतने बड़े से बक्से में क्या लेकर आई है? अरे तो खोलकर खुद ही क्यों नहीं देख लेती है कि तेरी भाभी इस बक्से में क्या लेकर आई है? जो होगा सामने आ जाएगा। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? जी मम्मी जी। पार्वती की नंद पार्वती से बक्से की चाबी लेकर बक्सा खोलती है। वो देखती है कि बक्से के अंदर एक सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब पार्वती की नंद कहती है, ये क्या मम्मी, भाभी तो अपने घर से सिलाई मशीन लेकर आई है। इस सिलाई मशीन का हम लोग क्या करेंगे? अरे बहू, ये क्या मजाक है? तेरे माता पिता ने हम लोगों के लिए ये कैसा मजाकिया उपहार भेजा है? नहीं मम्मी जी, दरअसल ये उपहार आप लोगों के लिए नहीं है। पापा ने ये मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई और बुनाई करने का बहुत शौक है। इसलिए उन्होंने मेरी खुशी के लिए ये सिलाई मशीन दी है। पार्वती की बात सुनकर मनोरमा देवी और उसकी नंद मुंह बनाने लगती हैं। फिर मनोरमा देवी कहती है, ठीक है, वैसे भी हमें तुम्हारे माता पिता से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन कम से कम एक जोड़ी कपड़े तो भेजने चाहिए थे हम लोगों के लिए। खैर छोड़ो, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। वैसे भी मेरा बेटा बहुत थक गया होगा, बाकी सिलाई मशीन का तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगी। मनोरमा की बात सुनकर पार्वती अपने पति के साथ अपने कमरे में आ गई। पार्वती ने नोटिस किया कि उसका पति उससे किसी गैर इंसान की तरह बात कर रहा है। ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसे कि मैं इनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। शायद अरेंज मैरिज हुई है तो मुझसे शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पार्वती का पति वापस विदेश चला गया। पार्वती को लगा था कि उसका पति विदेश उसको भी लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति के जाने के बाद पार्वती ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। पूरा दिन वो घर की साफ सफाई एवं खाना बनाने में लगी रहती थी। अपनी सास और नंद का ख्याल रखने में वो इतनी ज्यादा डूब गई कि अपना हुनर और सिलाई बुनाई के बारे में भूल ही गई।
इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन पार्वती को अपने पिता द्वारा दी गई सिलाई मशीन की याद आई, तो वो अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी, दरअसल मुझे सिलाई मशीन से कुछ काम था। क्या आप मुझे बताएंगी कि सिलाई मशीन कहाँ रखी है? पता नहीं बहू, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ रख दिया है। उस दिन शादी का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कौन सा सामान कहाँ रखा गया पता ही नहीं चला। सास ने बहाना बनाकर बहू को सिलाई मशीन देने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। पार्वती के पति को विदेश गए हुए पूरे 1 साल हो गए थे, लेकिन इतने दिनों में ना तो वो खुद आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। वो कई बार विदेश गया है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। भाभी, भैया ने आपको तो बताया ही होगा कुछ न कुछ तो। नहीं अंजलि, उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि वो मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अभी वो तीनों सास बहू नंद बातें कर ही रहे थे कि तभी विदेश से पार्वती के पति का उसकी बहन के फोन पर मैसेज आता है, जिसमें उसके पति ने लिखा था कि अब वो कभी वापस इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना एक कम पढ़ी लिखी गंवार लड़की से करा दी, जिसके लिए वो अपनी माँ को भी कभी माफ नहीं करेगा। राघव का मैसेज देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अंजलि कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी। कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति तक को संभाल नहीं सकी। अगर मुझे पता होता कि इस गंवार लड़की को बहू बनाने से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं कभी इस मनहूस को अपनी बहू नहीं बनाती। अब क्या होगा माँ, अगर सच में भैया वापस नहीं आए तो इस घर को कौन संभालेगा? भैया के अलावा इस घर में कमाने वाला कौन ही है? तभी उसके घर में एक आदमी आता है, जिसके हाथ में घर के कागजात थे। वो मनोरमा देवी से कहता है, तो आप लोग मेरा घर खाली कब कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप और इस घर को अपना कैसे बता रहे हैं? ये घर मेरा है, मेरे बेटे के नाम पर है। नहीं बहन जी, ये आपका घर है नहीं था। अब ये घर मेरा है। आपके बेटे ने ये घर मुझे बेच दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इन कागजात को देख लीजिए। उस आदमी की बात सुनकर तीनों का दिल टूट गया। नालायक बेटे ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपनी माँ, बहन और अपनी पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तीनों घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। अंजलि, लगता है मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है। तुम इनका ध्यान रखो, मैं तब तक इनकी दवाई और कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। पार्वती पास के बाजार के दुकानों में जाकर काम मांगने लगी। बहुत विनती करने पर एक दर्जी ने उसे काम पर रख लिया। पूरे दिन काम करने के बाद उसे जो पैसा मिलता था, उससे वो खाने के लिए कुछ कुछ सामान खरीद लेती थी और कुछ पैसों से अपनी सासू माँ के लिए दवाइयाँ खरीद लेती थी। इसी तरह पार्वती ने और 2-3 दुकानों में काम पकड़ लिया और एक छोटा सा किराए का मकान लेकर अपनी सास और नंद के साथ रहने लगी। बहू, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा। मेरे नालायक बेटे ने सबसे बड़ा धोखा तो तुझे दिया है, लेकिन तूने उफ तक नहीं की। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं अंजलि, शायद मेरे भाग्य में यही था, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिएगा। पार्वती दोनों को माफ कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाकर नए मकान मालिक से किसी तरह विनती करके वो सिलाई मशीन घर ले आती हैं, जो पार्वती को उसके गरीब माँ बाप ने शादी में दिया था। शाम को पार्वती जब घर आई तो उसने सिलाई मशीन देखा। अरे मम्मी जी, ये सिलाई मशीन कहाँ से आया? ये वही सिलाई मशीन है बहू, जो तेरे माता पिता ने तुझे शादी में दिया था। अब तू अपना काम अपने माता पिता के दिए इस आशीर्वाद से ही शुरू कर सकती है। और हाँ, मैं और अंजलि भी तेरे इस काम में मदद करेंगे। लेकिन माँ, हम दोनों भाभी की मदद कैसे करेंगे, क्योंकि हम दोनों को तो सिलाई का काम बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता है तो क्या हुआ, सिखाने के लिए हमारी बहू है ना। क्यों बहू, हम दोनों को भी सिलाई का काम सिखाओगी ना? क्यों नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हमारा काम बहुत आगे जाएगा। आज तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थीं। अगले दिन ही पार्वती अपने घर के आगे सिलाई का बोर्ड लगा देती है और लोगों के कपड़े सिलकर वो अपना काम शुरू करती है।
धीरे धीरे पार्वती अपनी सास और नंद को भी सिलाई का काम बहुत अच्छे से सिखा देती है। अब तीनों सास बहू और नंद मिलकर खूब मेहनत से काम करने लगी। धीरे धीरे लोगों को उनका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। कम दाम में अच्छा डिजाइन मिलने के कारण उनके पास बहुत सारे कस्टमर हो गए थे। 1 साल बाद तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली और बहुत पैसा कमाने लगी। कुछ दिनों बाद पार्वती ने अंजलि के लिए एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता देखा और अंजलि की शादी कर दी और अपनी सासू माँ के साथ रहने लगी। लेकिन तभी एक दिन उनके घर की डोरबेल बजी। मनोरमा ने जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा है। ये देखकर मनोरमा गुस्से में बोली, क्या करने आया है तो यहाँ पर? इतनी गंदी हरकत करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल मुझे दिखाने की? चला जा यहाँ से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने परिवार को यूं ही छोड़ दिया था। उसकी सजा मुझे भगवान ने अच्छे से दे दी। अब आप मुझे सजा मत दीजिए माँ। तभी वहाँ पर पार्वती आ जाती है। पार्वती को देखकर उसका पति कहता है, पार्वती, कम से कम तुम तो मुझे माफ कर दो। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें छोड़ा। तेरा इस घर में कोई नहीं है। मेरे लिए तो कब का मर चुका है। वो तो भला हो भगवान का जो मैं अपने घर में बहू के रूप में एक बेटी लेकर आई थी, जिसने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। चला जा यहाँ से। पार्वती को अपने पति पर दया आ जाती है और वो कहती है, मम्मी जी माफ कर दीजिए इन्हें। कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए। तू बहुत भोली है बहू। भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल देकर भेजा है। देख ले नालायक, जिसको छोड़कर तू विदेश भाग गया था, आज वही तुझे माफ करने को तैयार है। मनोरमा के बेटे को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए मनोरमा उसे माफ कर देती है। पार्वती भी अपने पति को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वो लोग साथ रहने लगते हैं। पार्वती का पति भी उसके काम में उसकी मदद करने लगता है और इस तरह वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। परी देश में मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ रहती थी। मोहिनी परी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जहां वो परियों का मेकअप करके पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी मोहिनी से मेकअप कराती है और कहती है, मोहिनी, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। अगर तुमने मेरा अच्छा मेकअप किया तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी के पार्लर से थोड़ी ही दूरी पर रुचि नाम की एक परी रहती थी। उसका भी एक ब्यूटी पार्लर था। मोहिनी के पास रानी परी आती देख वो बहुत चिढ़ती है। अरे, मोहिनी परी का तो पार्लर दिन प्रतिदिन फेमस होता जा रहा है। अब तो रानी परी भी इसके पास मेकअप करवाने आती है। इसे बर्बाद करने के लिए मुझे कोई न कोई तरकीब लगानी ही होगी। फिर उसी रात रुचि परी मोहिनी परी के पार्लर में चोरी से घुस जाती है और सारे मेकअप के सामान में भूतिया राख मिला देती है। कुछ दिनों बाद रानी परी का जन्मदिन आ जाता है और रानी परी मोहिनी के पास मेकअप करवाने आ जाती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी रानी परी के चेहरे पर मेकअप करती है, वैसे ही रानी परी के चेहरे पर आग लग जाती है और रानी परी का चेहरा जल जाता है। अरे मोहिनी, तूने ये क्या कर दिया? तेरा सत्यानाश हो। तूने मेरा चेहरा जला दिया। तुझे इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रानी परी जी, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। तूने मुझे चुड़ैल की तरह बदसूरत बना दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से मोहिनी परी के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देती है। लेकिन तब भी रानी परी को चैन नहीं आता और वो मोहिनी परी के घर को भी आग लगा देती है। चल अब यहाँ से निकल जा। आज के बाद परी देश में दिखाई भी मत दे जाना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रानी परी जी, मेरा विश्वास तो करिए, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जरूर किसी ने मेरे से बदला निकाला है। आप एक बार मानिए तो मेरी बात। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब आप मुझे परदेश से भी बाहर निकाल रही हो। मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त निकल जा यहाँ से। तभी रुचि परी भी वहाँ आ जाती है। रानी परी, ये मोहिनी परी बहुत ही लालची है। इसने जानबूझकर आपका चेहरा बिगाड़ा है। सही में आप बहुत बदसूरत लग रही हो। आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे ब्यूटी पार्लर चलिए।
ऐसा कहकर रुचि परी रानी परी को अपने ब्यूटी पार्लर में ले जाती है और उसके चेहरे पर एक जादुई क्रीम लगाकर भूतिया राख का असर खत्म कर देती है, जिससे रानी परी पहले की तरह हो जाती है। अरे वाह रुचि, तुमने तो कमाल कर दिया। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है, तुम आज से मेरा और बाकी परी देशवासियों का मेकअप करोगी और कोई भी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं खोलेगा। इस तरह से रुचि की चाल कामयाब हो जाती है और ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ पृथ्वी पर चली गई थी। वो पृथ्वी पर घूमे जा रही थी। बहुत देर घूमने के बाद उसको एक ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। वो उस ब्यूटी पार्लर में काम मांगने के लिए जाती है। वो पार्लर अंजू नाम की नागिन का था। मोहिनी परी मेकअप के लिए बहुत फेमस थी। अंजू मोहिनी को पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मोहिनी परी हो ना, जो परी देश में बहुत फेमस है। सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम अपनी बेटी के साथ क्यों भटक रही हो? उसके बाद मोहिनी अंजू को सारी बात बताती है। लगता है किसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने जादुई आईने की मदद से सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। उसके बाद अंजू अपने जादुई आईने की मदद से रुचि की सच्चाई का पता लगा लेती है। अरे ये तो रुचि परी है। परी देश में इसका भी एक ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, तो ये सब इसी का करा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद अंजू अपने जादू से एक चिड़िया प्रकट करती है और रुचि परी के पार्लर में भेज देती है और वो चिड़िया सारे मेकअप के सामान में जादुई दवा मिला देती है। अगले दिन जब रुचि परी रानी परी का मेकअप करती है तो रानी परी का चेहरा जलकर पूरा काला पड़ जाता है। अरे ये क्या, मेरा चेहरा इतना काला कैसे पड़ गया? ये तूने क्या कर दिया? तभी वहाँ पर मोहिनी परी और अंजू पहुँच जाती है। रानी परी, ये आपको मारकर परी देश की रानी बनना चाहती है, इसलिए इसने आपके मेकअप में जहर मिलाया है। मोहिनी, तो यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैं आपकी जान बचाने आई हूँ रानी परी जी। ये मेरी सहेली अंजू नागिन है। इसने अपनी शक्ति से रुचि के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसके बाद अंजू रानी परी को उस जादुई आईने की मदद से सब कुछ दिखा देती है। अब तो आपने सब कुछ देख ही लिया है रानी परी। अगर आप चाहो तो हम आपको फिर से खूबसूरत बना सकती हैं। हाँ, मुझे जल्दी से खूबसूरत बनाओ। मैं इस तरह अपने आप को नहीं देख सकती। उसके बाद अंजू और मोहिनी दोनों मिलकर रानी परी का मेकअप करती हैं और देखते ही देखते रानी परी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मुझे इस धोखेबाज से बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रानी परी रुचि को सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई छड़ी से एक बंदरिया का रूप दे देती हैं और एक पृथ्वी के जंगल पर छोड़ देती हैं और अंजू और मोहिनी को उपहार के रूप में एक बहुत अच्छा सा पार्लर खोल कर दे देती हैं। उस ब्यूटी पार्लर को देख अंजू और मोहिनी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस पार्लर को बहुत अच्छे से चलाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन परीलोक में ही व्यतीत करने लगती हैं। परी के जादुई सोने के गाउन का जादू। एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने एक रूपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तब से दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। सोनाली की माँ विमला दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसका सौतेला भाई गौतम भी उसी स्कूल में पढ़ता था। गौतम हमेशा सोनाली का मजाक उड़ाया करता था। अरे तुम्हें पता है, एक दिन इसकी माँ हमारे घर में मेरी माँ के गहने चुरा रही थी, इसलिए मेरे पिता ने इसकी माँ को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अरे जब इसकी माँ चोर है तो बेटी भी तो चोर ही होगी ना, इसलिए तुम सभी अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। ये सुनकर सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और गौतम को एक चांटा मारती है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। गौतम भी सोनाली को एक चांटा लगाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखो बच्चों, अपनी असलियत सुनते ही कैसी मिर्ची लग रही है इसे। सभी मिलकर एक साथ सोनाली को चोर चोर बोलने लगती हैं। चोर चोर सोनाली चोर। मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है। इतना कहकर सोनाली गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा? वो गौतम का बच्चा आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता माँ। किसी दिन मैं उस गौतम का मुंह तोड़ दूंगी। नहीं बेटा, जो भी कुछ बोलता है उसे बोलने दो। उनके बोलने से हम ऐसे नहीं हो जाते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दिया करो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनना है ना, और मेरा नाम भी तो रोशन करना है ना बेटा। ठीक है, मैं अब से और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उसके बाद से गौतम सोनाली को रोज रोज चिढ़ाता था, लेकिन सोनाली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन सोनाली स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। सोनाली उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालती है। उस लड़की को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में ही चक्कर आ गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ जरूर, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। सोनाली उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। उस लड़की का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम इतने बड़े घर में रहती हो? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरा नाम आलिया है। तुमने मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद दोनों लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन था। आलिया सोनाली के घर जाती है। सोनाली, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। ठीक है आलिया, मैं शाम को आ जाऊंगी। फिर आलिया सोनाली को एक गाउन देती है। सोनाली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे जन्मदिन पर ये गाउन पहन कर आओ। सोनाली उस गाउन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को सोनाली वही गाउन पहनकर आलिया के घर जाती है। आलिया ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और इतनी बड़ी पार्टी देखकर सोनाली हैरान रह जाती है। सुनो आलिया, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर तुम्हें वॉशरूम दिखाई देगा। जाओ, होकर आओ। सोनाली वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन वो गलती से आलिया के कमरे में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। इसके कमरे जितना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। तभी उसे आलिया का जादुई सोने का गाउन नजर आता है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है। ये तो सोने का लग रहा है, जरूर बहुत महंगा होगा। तभी आलिया वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं उठाया। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। अरे मैंने कब कहा कि तुमने कुछ उठाया है? मैं तो यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी। चलो जल्दी से नीचे आओ, पार्टी अब खत्म होने वाली है। आलिया सोनाली को नीचे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा आलिया, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। माँ मेरी राह देख रही होगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उस जादुई सोने के गाउन के बारे में सोच रही थी। एक दिन आलिया सोनाली से कहती है, सोनाली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ आलिया, बताओ। दरअसल कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मेरा डांस परफॉर्मेंस है। उस दिन मुझे घर पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या तुम मेरी जगह डांस कर सकती हो? क्या कहा? डांस? लेकिन डांस तो मुझे आता ही नहीं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें डांस मैं सिखाऊंगी। उसके बाद आलिया सोनाली को डांस सिखाने लगती है। बहुत जल्द सोनाली डांस सीख जाती है। अरे वाह सोनाली, तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस कर रही हो। अब तुम कल मेरी जगह उस पार्टी में डांस करना। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे पता है तुम्हें मेरा वो गाउन बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें वही गाउन दे दूंगी। तुम उस गाउन में बहुत खूबसूरत लगोगी। आलिया अपने कमरे से वो जादुई गाउन लेकर आती है और खुशी खुशी सोनाली को पकड़ा देती है। अगले दिन सोनाली वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनती ही वो आलिया का रूप ले लेती है। फिर वो पार्टी में जाती है और डांस परफॉर्मेंस करने लगती है। पार्टी में सभी लोग उसका डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनाली भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद सोनाली चेंजिंग रूम में जाती है। मैं जल्दी से इस गाउन को उतार देती हूँ, अगर माँ ने ये सब देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। फिर सोनाली उस गाउन को निकाल देती है। फिर जल्दबाजी में वो गाउन वहीं छोड़ जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है।
तभी अचानक सोनाली को गाउन के बारे में याद आता है। हे भगवान, मैं आलिया का वो सोने का गाउन वही पार्टी में ही छोड़ आई। कितना महंगा गाउन था उसका, मुझे जल्द से जल्द उसे लेकर आना होगा। सोनाली अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस उसी पार्टी में जाती है, लेकिन उसे वो गाउन कहीं भी नजर नहीं आता। हे भगवान, मैंने कितना महंगा गाउन खो दिया। अब मैं इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आऊंगी। सोनाली रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें 2 वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं मिलती। अब हम सोने का इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे क्या जरूरत थी बेटा वो गाउन पहनने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया को देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सोनाली आलिया को सारी बात बता देती है। तभी वहाँ पर वो गाउन अपने आप उड़कर आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। ये गाउन उड़ कैसे रहा है? गाउन अपने आप उड़ कैसे सकता है? तभी आलिया एक परी के रूप में बदल जाती है। सोनाली, मैं एक परी हूँ। पृथ्वी लोक पर अक्सर गरीबों की सहायता करने आती हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये मेरा जादुई सोने का गाउन है। इस गाउन की असली हकदार तुम ही हो। ये गाउन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर आलिया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सोनाली उस जादुई गाउन से एक बहुत ही प्यारा घर मांगती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन उसके सौतेले भाई गौतम को उसके जादुई सोने के गाउन के बारे में पता चल जाता है और वो चुपके से उस गाउन को चुरा लेता है। हे जादुई सोने के गाउन, मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे जल्दी से। गौतम के इतना कहते ही गाउन से एक राक्षस प्रकट होता है और गौतम को पीटने लगता है। हा 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 हा। बता लड़के, कितनी धन दौलत चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और जादुई गाउन अपने आप उड़कर सोनाली के पास वापस चला जाता है। दोस्तों, ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता।